Hello students, welcome to the AED online classes. Students, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हमने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो हमारा पहला चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो लगभग समाप्ति की ओर पे है। अब इसमें 2-3 टॉपिक बचे हैं हमारे पहले चैप्टर में। एक है आपका स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड, ठीक है, और एक है आपका डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन कितना है उसको हमें कंपैरिजन करना है कॉनिकल बार से, ठीक है, और रेक्टेंगुलर बार से। ये सवाल जरूर आते हैं पेपर में, ये 2 चीज़ें हमें करनी है। उससे पहले हमें डिफॉर्मेशन देखना है टेपर शाफ्ट का, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सियल लोड इन टेपर शाफ्ट। हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिफॉर्मेशन। एक सेकेंड, लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ टेपर शाफ्ट, ऑफ टेपर बार कह लो, शाफ्ट कह लो, बार सही है, टेपर बार ड्यू टू एक्सियल लोड, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेपर बार का डिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, देखो उसका डेरिवेशन भी बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, कैसे हम डिराइव करेंगे इसको टेपर बार के, जो हम टेपर बार का डिफॉर्मेशन निकालते हैं। देखो एक आपके पास टेपर बार है, ये हमारे पास टेपर बार है इस टाइप से, और यहाँ पे एक एक्सियल फोर्स लगा हुआ है P। लेंथ हमारी कितनी है L। देखो यहाँ पे 2 एंड है, यहाँ पर 2 एंड है, एक है स्मॉलर एंड, तो यहाँ पर हमने कहा कि डायामीटर D1 है। D1 क्या है, स्मॉलर एंड पे डायामीटर, स्मॉलर एंड पे डायामीटर, और एक है हमारा D2 लार्जर एंड का डायामीटर। तो यहाँ क्लियरली हम कह सकते हैं यहाँ एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ एरिया चेंज हो रहा है। चूंकि मटेरियल सेम है इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेंगे E। तो हमें डिफॉर्मेशन निकालना है यहाँ पे कि डिफॉर्मेशन क्या होगा। देखो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल का एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ पर हमें एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी dx लेंथ की। यहाँ पर हम एक स्ट्रिप लेंगे dx लेंथ की स्ट्रिप, हमने कहा ये dx लेंथ। अभी जो dx लेंथ है ना, इसी का हमें डिफॉर्मेशन देखना है, ये जो dx लेंथ है इसी का हमें डिफॉर्मेशन देखना है। तो मुझे पता है डिफॉर्मेशन इस कितना होगा, देखो डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला, डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होगा हमारा, हम कहेंगे डेल्टा एक्स एक्स। हम स्ट्रिप पे देख रहे हैं जो हमने काटी है, कहाँ से, x डिस्टेंस पे, कितनी है dx की, PL बाय AE, यानी कि PXX, L कितनी है dx, AXX इंटू EXX। यही तो है, समझ में आ रही है बात, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब देखो मुझे अगर टोटल, ये किसका डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन है किसका, डिफॉर्मेशन
डिफॉर्मेशन किसका? डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिप, जो हमने स्ट्रिप काटी है। तो टोटल डिफॉर्मेशन क्या होगा? टोटल डिफॉर्मेशन क्या होगा बच्चे? टोटल डिफॉर्मेशन होगा क्या कि इसका इंटीग्रेट करेंगे हम 0 to L डेल्टा एक्स एक्स इंटू डी एक्स। यही तो होगा टोटल डिफॉर्मेशन। इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 to L, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 to L, dx तो नहीं आएगा, इसके पास ही है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो टोटल डिफॉर्मेशन जो है हमारा, जिसे हम कहेंगे डेल्टा एल, यानी डेल्टा से दिखा दो इसे। तो टोटल डिफॉर्मेशन हमारा आ जाएगा टेपर बार का, कितना आ जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L पी एक्स एक्स डी एक्स डिवाइड बाय ए एक्स एक्स इंटू 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 ई इंटू ई एक्स एक्स, ठीक है, इंटू ई एक्स एक्स। अब देखो बच्चों पी एक्स एक्स कितना है? इस सेक्शन पे कितना फोर्स है? पी फोर्स ही तो लग रहा है। पी एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है? पी के बराबर। सेक्शन के राइट हैंड साइड में कितने फोर्स दिख रहे हैं? पी फोर्स दिख रहा है खाली एक। मटेरियल चेंज हो रहा है? नहीं। तो ई एक्स एक्स किसके बराबर होगा? ई के बराबर। एरिया चेंज हो रहा है। अब एरिया चेंज हो रहा है तो क्या करें? जब एरिया चेंज हो रहा है तो हमें ए एक्स एक्स निकालना पड़ेगा। कितना होगा ए एक्स एक्स? देखो अब इसका एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखो हमारी डायरेक्शन क्या है? हमारी बढ़ने की डायरेक्शन क्या है बच्चे? हमारी बढ़ने की डायरेक्शन यह है कि हम बढ़ रहे हैं राइट से लेफ्ट की ओर। तो राइट पे कितना है डायमीटर? d1। छोटा है बड़ा है? छोटा है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे लिखा जाता है। तो छोटा डायमीटर लिखो d1 और बढ़ रहे हैं बड़े की तरफ, तो लिखेंगे प्लस कितने पे बैठा है? x पे। टोटल कितनी है लेंथ? l। दोनों का डिफरेंस कितना है? d2 माइनस d1। इस तरह का तरीका होता है इसे लिखने का। देखो अब इसको कैसे प्रूफ करें? इसको कैसे प्रूफ करें? एरिया नहीं, सॉरी, ये डायमीटर आएगा, ये डायमीटर आएगा, एरिया नहीं। ये होगा डायमीटर कौन सा? एक्स एक्स पर। अब देखो मैं कहता हूं कि अगर मेरी x की वैल्यू होगी 0 तो डायमीटर जो एक्स एक्स है मेरा वो कितना आना चाहिए? d1। आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है x की वैल्यू 0 पे। और x की वैल्यू जब हम l पुट करेंगे तो जो डी एक्स एक्स है वो आना चाहिए d2। आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जब x की वैल्यू l पुट करोगे तो d1 से d1 कैंसिल आउट हो जाएगा और d2 आ जाएगा। इसका मतलब ये मेरा एक्सप्रेशन सही है। ये इंटरपोलेशन से लिखा जाता है। तो याद रखना जब कभी भी टेपर चीज होगी तो उसमें डायमेंशन ऐसे लिखी जाएगी। क्लियर है? उसमें जो डायमेंशन है ऐसे लिखी जाएगी। तो अब देखो ध्यान से मेरी बात। मुझे पता है कि मेरा जो टोटल डिफॉर्मेशन है टेपर बार का, यह है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L P इंटू डी एक्स डिवाइड बाय ए एक्स एक्स। कितना हो जाएगा हमारा? ए एक्स एक्स कितना हो जाएगा? ए एक्स एक्स हो जाएगा पाई बाय 4 डी एक्स एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे पाई बाय 4 डी एक्स एक्स होल स्क्वायर इंटू ई। अब ये सारी वैल्यूज कॉमन है तो कॉमन निकाल लो। टेपर बार का डिफॉर्मेशन, ये वैल्यू चलेगी ऊपर 4p, नीचे आ गया पाई ई। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L, ऊपर क्या है? dx, नीचे क्या है हमारा? डी एक्स एक्स स्क्वायर। कितना है डी एक्स एक्स स्क्वायर? d1 प्लस एक्स बाय एल d2 माइनस d1 इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है बच्चों? इसको t मान लो। करते हैं ना हम इसमें इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को t मान लो। लेट अस सपोज मैंने कहा d1 x बाय एल d2 माइनस d1 किसके बराबर है? t के। तो dx बाई dt क्या आ जाएगा हमारा? dx बाई dt कितना आ जाएगा? देखो यहां से
है ना, इसको सॉल्व करना है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो आ गया, तो ये आ गया हमारा d2 माइनस d1 इंटू डी एक्स बाय एल इज इक्वल टू डी टी। सिंपल मैथमेटिक्स है। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी dt इंटू एल डिवाइड बाय d2 माइनस d1। और ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, ये वैल्यू पुट करी जाएगी यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करी जाएगी यहाँ पे। तो देखो डिफॉर्मेशन निकाल रहे हैं हम टेपर बार का, कितना आया था हमारा 4p डिवाइड बाय पाई ई, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल, ठीक है। dx कितना आया था, dx आया था dtl डिवाइड बाय d2 माइनस d1। तो हमने कहा कि इसको हमने कितना माना था t, तो ये बन गया टी स्क्वायर। किसको t माना था हमने, हमने इस पूरे टर्म को t माना है, तो बन गया टी स्क्वायर। और dx कितना आया हमारा, dx आया हमारा dt l डिवाइड बाय d2 माइनस d1, यही तो आया। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे, क्या ध्यान से समझने की बात है, यहाँ पर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, लिमिट भी तो चेंज करनी है। ये लिमिट किसकी थी, ये लिमिट थी लेंथ की। तो लिमिट कैसे चेंज करें, देखो लिमिट कैसे चेंज होगी, लिमिट कैसे चेंज होगी, मुझे मालूम है कि d1 प्लस d2 माइनस d1 इंटू एक्स बाय एल इज इक्वल टू किसके बराबर था, t के। देखो जब x की वैल्यू 0 है तब t की वैल्यू कितनी है ये निकालो। x की वैल्यू 0 पे t की वैल्यू कितनी है d1, x की वैल्यू 0 पे t की वैल्यू कितनी है d1, और x की वैल्यू l पे, x की वैल्यू l पे t की वैल्यू कितनी है ये देखो। तो x की वैल्यू जब l है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी d2, यानी कि t की वैल्यू आ जाएगी d2 कब, जब x की वैल्यू क्या है l। तो यानी कि जब जीरो था, यहाँ जीरो था, जीरो की जगह क्या लिखूंगा मैं d1, और यहाँ l की जगह क्या लिखूंगा d2। अब ये ठीक है एक्सप्रेशन, अब ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस एक्सप्रेशन में ध्यान दो, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो डिफॉर्मेशन ऑफ टेपर बार कितना आ जाएगा, 4p डिवाइड बाय पाई इंटू ई इंटू ऊपर से कितना आएगा l डिवाइड बाय d2 माइनस d1 ब्रैकेट, ये कितना है d1, ये कितना है d2, ये आ जाएगा dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कितना आ जाएगा हमारा डिफॉर्मेशन टेपर बार का, 4p पाई ई l डिवाइड बाय d2 माइनस d1। इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, देखो इसको कैसे करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन होगा, ये d1 से d2 जाएगा। तो टेपर बार का 4p डिवाइड बाय पाई इंटू ई इंटू एल d2 माइनस d1 इंटू कितना आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के t माइनस 1 d1 से d2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4pl डिवाइड बाय पाई ई d2 माइनस d1, इसको जब वैल्यू रखोगे तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू d2 माइनस d1 डिवाइड बाय d1 d2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो टेपर बार का डिफॉर्मेशन है वो कितना आया हमारा 4pl डिवाइड बाय पाई ई d1 d2, पाई ई d1 d2। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना बच्चे, पेपर में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं दिखा दिया कि कैसे इसका डेरिवेशन था।
क्योंकि कंपटीशन में ये इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाता, ये सीधे सीधे यही आता है। ठीक है, तो ये आपका डिफॉर्मेशन है 4PL डिवाइड बाय पाई D1 एंड D2। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान देने वाली बात है, देखो कंपैरिजन करेंगे टेपर बार में और प्रिज्मेटिक बार में। तो लिखेंगे कंपैरिजन बिटवीन prismatic bar and comparison between deformation of prismatic bar and taper bar। इससे एक सवाल आता है, वो कराना है। देखो क्या होता है हमारा, हमें पता है एक प्रिज्मेटिक बार क्या है, जिसका एरिया सेम रहता है। ये मेरा प्रिज्मेटिक बार है, यहां पर फोर्स लगा है P, लेंथ है L। तो यहां डिफॉर्मेशन क्या होता है, देखो डेल्टा L से भी दिखाते हैं डिफॉर्मेशन, इससे भी दिखा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि हम प्रिज्मेटिक बार का डिफॉर्मेशन देख रहे हैं, ये होता है PL/AE। अगर मैंने कहा कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर, और डाया कितना है D, तो मैंने कहा ये बोली P, ये आ जाएगा π/4 D² इंटू E, तो वैल्यू आ जाएगी 4PL डिवाइड बाय पाई D² E। तो एक तो ये हो गया हमारा प्रिज्मेटिक बार। ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रिज्मेटिक बार है, ये हमारा प्रिज्मेटिक बार है। देखेंगे कॉनिकल बार नहीं, सॉरी, टेपर बार की बात करें, टेपर बार कैसा होगा, ऐसा, यहां P फोर्स लगा हुआ है। टेपर बार के केस में अभी हमने देखा है कि टेपर बार के केस में जो डिफॉर्मेशन वो होता है 4PL डिवाइड बाय पाई D1 D2E। देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों दोनों एक्सप्रेशन में, ये हमारा प्रिज्मेटिक बार का है, ये हमारा टेपर बार का है। अगर मैं ये कहूं आपसे कि डिफॉर्मेशन जो है एक्सियल लोड की वजह से प्रिज्मेटिक बार और टेपर बार में सेम है, तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस केस में डिफॉर्मेशन बराबर होगा, जब आपका एक्सियल लोड सेम है प्रिज्मेटिक बार पे और टेपर बार पे। ठीक है, तो यहां पर नोट करके लिखेंगे, एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कहें इफ डिफॉर्मेशन प्रिज्मेटिक बार का किसके बराबर है, डिफॉर्मेशन ऑफ टेपर बार, कब, व्हेन एक्सियल लोड जो है दोनों के लिए सेम है और सेम मटेरियल के हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी, देखो प्रिज्मेटिक बार का क्या है डिफॉर्मेशन, प्रिज्मेटिक बार का डिफॉर्मेशन क्या है 4PL डिवाइड बाय पाई D² इंटू E, और इसका कितना है 4PL डिवाइड बाय पाई D1 D2E। तो पाई से पाई कैंसिल, E से E कैंसिल, 4PL से 4PL कैंसिल, कितना बचा D² इज इक्वल टू D1 इंटू D2, और यहाँ कह सकते हैं कि D की जो वैल्यू होगी वो होगा D1 इंटू D2। तो बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मेरा डायामीटर प्रिज्मेटिक बार का, अगर मेरा ये क्या डायामीटर, किसका डायामीटर है, ये प्रिज्मेटिक बार का, अगर मेरा डायामीटर प्रिज्मेटिक बार का ज्योमेट्रिक मीन में है, किसके, टेपर बार के, ये ज्योमेट्रिक मीन ही तो है, ये ज्योमेट्रिक मीन है बेसिकली। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि तीनों के डायमीटर ज्योमेट्रिक मीन में है, तो प्रिज्मेटिक बार का डायमीटर कितना होगा, √D1 इंटू D2। तो ध्यान रखेंगे बच्चों ध्यान से
कि ये कौन सा है, ये ज्योमेट्रिक मीन में है। तो यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, कहेंगे इफ डाया ऑफ प्रिज्मेटिक बार will be in geometric mean with diameters of taper bar, then deformation of both bar will be same. Deformation of both bar will be same. कंडीशन समझ में आ गई? कंडीशन समझ में आ गई कि when the diameter of prismatic bar will be in geometric mean of diameters of taper bar, then we can say that the deformation of both bar will be same. ये कंडीशन है, कंडीशन किसकी है? ये दोनों बार्स के डिफॉर्मेशन के सेम होने की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। अच्छा, स्ट्रेस देखेंगे। स्ट्रेस इन टेपर बार, स्ट्रेस इन टेपर बार आसान है बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा टेपर बार है, ये हमारा टेपर बार है P। यहाँ डायमीटर क्या है हमारा D1, ये डायमीटर क्या है, मान लो D2 है। तो D1 D2 हमने वहाँ से माने हैं, तो वही मानो। डायमीटर कितना है ये D2, ये कितना है D1। तो देखो यहाँ पर दो एंड है, एक है आपका लार्जर एंड, एक लार्जर एंड है, और एक ये क्या है, स्मॉलर एंड है। एक हमारा है स्मॉलर एंड। तो स्ट्रेस क्या होगी, स्ट्रेस एट दी लार्जर एंड क्या होगी, इसको हम कहेंगे सिग्मा 2। कितना होगा हमारा, P डिवाइड बाय A2। P तो इतना ही रहेगा, फोर्स तो P है ना। A2 कितना होगा हमारा, पाई बाय 4 D2 स्क्वायर। तो सिग्मा 2 जो आएगी वो आ जाएगी हमारी 4P डिवाइड बाय पाई D2 स्क्वायर। ऐसे ही सिग्मा 1 क्या आएगी, ऐसे ही हम कहें स्ट्रेस एट स्मॉलर एंड, स्ट्रेस एट दी स्मॉलर एंड। स्मॉलर एंड पे जो हमें बतानी है सिग्मा 1 कितनी है हमारी, P डिवाइड बाय A1। ये वैल्यू हो जाएगी 4P डिवाइड बाय पाई D1 स्क्वायर। क्लियर है? और मैं क्लियरली देख सकता हूं यहां से कि D1 जो है वो लेस देन क्या है, D2 के। तो जो स्ट्रेस होगी हमारी वो बहुत ज़्यादा होगी सिग्मा 2 के। स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी सिग्मा 2 के। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा स्ट्रेस रेशियो, स्ट्रेस रेशियो टेपर बार का क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2। सिग्मा 1 कितनी है, 4P डिवाइड बाय पाई D1 स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी पाई D2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4P। कैंसिल आउट हो गया पाई से पाई, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 दैट इज D2 डिवाइड बाय D1 का होल स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 होगा वो हो जाएगा हमारा डायामीटर ऑफ लार्जर एंड डिवाइड बाय डायामीटर ऑफ स्मॉलर एंड, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये टेपर बार के केस में स्ट्रेस निकाल ली जाती है इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर हमारा डिफॉर्मेशन कंप्लीट होता है टेपर बार का। अब जरा मुद्दे की बात कर लेते हैं।
चलो हेडिंग डालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर डिफॉर्मेशन, शॉर्ट में लिखेंगे अब, एक्सप्रेशन फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार expression for deformation of prismatic bar under its self weight, सेल्फ वेट की वजह से कितना होता है डिफॉर्मेशन, सेल्फ वेट की वजह से कितना होता है डिफॉर्मेशन, उसको देखना है। देखो सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन क्या होता है, मान लो आपके पास अब वेट है, वेट कैसे एक्ट करता है, ग्रेविटी पे, सीजी पे तो लगता है वेट, तो इसलिए मुझे बनाना पड़ेगा वर्टिकल बार, इसलिए मुझे बनाना क्या पड़ेगा, वर्टिकल बार। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं शेप में, है ना, ये ऐसे लो। देखो मेरे पास एक वर्टिकल बार है जिसका मुझे डिफॉर्मेशन देखना है, इसको मैंने किया फिक्स ऊपर से, यहां से मैंने फिक्स किया, ठीक है। सेक्शन हम लेंगे यहाँ पे 2 सेक्शन लेंगे, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, सेक्शन लेंगे यहाँ पे 2। नीचे क्यों नहीं जा रही है, एक तो सेक्शन ये लेंगे, ठीक है, और दूसरा सेक्शन लेंगे यहाँ पे। अब ये 2 सेक्शन की ज़रूरत क्या पड़ रही है, ये भी हम देखेंगे कि इन 2 सेक्शन की क्या ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर देखो ये सेक्शन है मेरे पास, इसके बीच में जितना भी आपका वेट होगा उसको कंसीडर करेंगे। पहले हमें वेरिएशन देखना है वेट का, वो कैसे वेरी कर रहा है सेक्शन पर। ठीक है, देखो ये हमारा बार है और यहाँ पे ये जो लेंथ है इसकी L, ये लेंथ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये हमारी लेंथ है यहाँ पे, ये लेंथ L है, ठीक है। देखो और यहाँ पर इसका डायमीटर कितना है, D, डायमीटर कितना है D। तो याद रखेंगे बच्चों, L क्या है, लेंथ ऑफ द बार, L है लेंथ ऑफ बार और D है डाया ऑफ बार, अब देखो वेट की वजह से देख रहे हैं ना, तो पहले हम वेट देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखो वेट क्या होगा बार का, वेट ऑफ द बार क्या होगा, वेट बार का W क्या होगा, mg, यही तो वेट होता है। और मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ये जो प्रोडक्ट है रो जी का, इसको कहते हैं वेट डेंसिटी, इसको गामा से दिखाते हैं यहाँ पे इंटू वॉल्यूम, वेयर गामा इज द वेट डेंसिटी। तो वेट किसके बराबर आया हमारा, गामा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ, यानी कि हम कहेंगे गामा ए एल। तो वेट क्या है हमारा, गामा ए एल। ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये हमारा टोटल वेट है बार का, ये हमारा टोटल वेट है बार का, वेयर गामा इज व्हाट, गामा है वेट डेंसिटी। गामा क्या है, वेट डेंसिटी, गामा जो है वेट डेंसिटी है। देखो अब वेट डेंसिटी है तो यहां पर समझेंगे डायमीटर चेंज नहीं हो रहा। अब देखो सेक्शन पे देखेंगे, मान लो मैंने कहता है कि ये मेरा पहला सेक्शन है 1 और ये मेरा दूसरा सेक्शन है 2। ध्यान से समझेंगे, इस सेक्शन के नीचे देखेंगे कोई फोर्स मुझे दिख रहा है, नहीं, कोई मटेरियल ही नहीं है। जब कोई मटेरियल ही नहीं है, जब कोई मटेरियल ही नहीं है तो वेट किसका होगा, 0। सेक्शन 1 पे वेट है हमारा 0,
लेकिन सेक्शन 2.2 पे वेट किसकी वजह से होगा? सेक्शन 2.2 पे वेट जो होगा इस हैचिंग की वजह से होगा, जो हैच बनाया है। तो अगर मैं कहूं सेक्शन 2.2, अगर मैं कहूं सेक्शन 2.2 एक्स डिस्टेंस पे है, अगर मैं कहूं सेक्शन 2.2 मेरा एक्स डिस्टेंस है कहां से? फ्रॉम दी बॉटम, फ्रॉम दी बॉटम, बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं हम, बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्स है, तो ये वेट जो होगा गामा ए एल के बराबर है ना। तो जो डब्ल्यू डब्ल्यू ये जो 2.2 होगा वो कितना आ जाएगा? देखो वेट डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, एरिया चेंज नहीं हो रहा, लेंथ क्या हो जाएगी? एक्स। ये हमारा वो वेट है, ये हमारा वो वेट है जो इस सेक्शन पे है। किसकी वजह से? इतने मटेरियल की वजह से। तो अगर मैं कहूं यहां पे कि x की वैल्यू मेरी 0 है, तो वेट क्या आना चाहिए? 0 बिल्कुल। x की वैल्यू 0 कहां है? वेट 0 है वहां पे 1 और x की वैल्यू l पे कितना वेट होना चाहिए? x की वैल्यू l पे मेरा जो वेट है वो होना चाहिए गामा ए एल, है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, गामा ए एल एक्स की वैल्यू एल पे। ये वेट किसके बराबर है? ये वेट किसके ऊपर है? एक्स की वैल्यू एल पे है। तो यहां समझ में मुझे ये बात आई कि जो वेट है बॉडी का, जो बॉडी का वेट है डब्ल्यू, ये फंक्शन है एक्स का, ये फंक्शन किसका है? एक्स का। और जब ये फंक्शन है एक्स का, ये एक्स की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये जो वेट है बार का, ये लीनियर इन नेचर है, यानी कि ये लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसा वेरी कर रहा है? लीनियरली, ध्यान से समझेंगे, ये लीनियरली वेरी कर रहा है। तो लीनियरली वेरी करना है तो अब हमें डिफॉर्मेशन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल है कि एक स्ट्रिप ले लो आप यहाँ पे, मैंने यहाँ से ये चीज़ पकड़ी और यहाँ पे एक स्ट्रिप ले ली dx लेंथ की, इसकी लेंथ है dx। तो अब dx है तो मुझे यहाँ पर फोर्स चाहिए, यहीं तो वेट चाहिए मुझे, यहीं मुझे वेट चाहिए, तो यहीं से हम निकाल लेंगे सब चीज़ें। देखो यहीं से हम चीज़ें निकाल लेंगे। डिफॉर्मेशन क्या होता है स्ट्रिप पे? डिफॉर्मेशन ऑन स्ट्रिप क्या होगा? डिफॉर्मेशन ऑन स्ट्रिप क्या होगा बताओ? स्ट्रिप पे डिफॉर्मेशन क्या होगी? देखो बनाया कैसा था फिगर, एक बार और देख लेते हैं ताकि याद रहे। खाली स्ट्रिप को लो, खाली स्ट्रिप को। डिफॉर्मेशन क्या है? देखो स्ट्रिप पे, ये हमारी स्ट्रिप ना dx की, तो इसी पे हमें फोर्स चाहिए, इसी का हमें एरिया चाहिए, इसी पे हमें फोर्स चाहिए और इसी का हमें एरिया चाहिए। तो कैसे करें? देखो ये जो स्ट्रिप है इस पे डिफॉर्मेशन दिखाना है। देखो ये स्ट्रिप आई थी मेरी जिसकी लेंथ कितनी थी? dx। यहां फोर्स कितना है? wxx, है कि नहीं है? तो डिफॉर्मेशन कितना होगा स्ट्रिप पे? डेल्टा एक्स एक्स क्या होगा? पीएल अपॉन ए ई, पीएल अपॉन ए ई, यानी कि लोड क्या है यहाँ पे? डब्ल्यू एक्स एक्स, सेल्फ वेट की वजह से तो डिफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो डब्ल्यू एक्स एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाय ए एक्स एक्स इंटू ई एक्स एक्स, यही तो है। तो अब बताओ मुझे मटेरियल चेंज हो रहा है? नहीं। तो ई एक्स एक्स बराबर होगा ई के, ए एक्स एक्स बराबर होगा ए के, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा। डब्ल्यू एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यू एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू आ जाएगी हमारी गामा ए एक्स, यही तो होगी। एक्स डिस्टेंस पे वो यहां पुट कर देंगे, तो डेल्टा एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना आया हमारा? डब्ल्यू की वैल्यू है गामा ए एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाय ए इंटू ई, क्योंकि वो दोनों बराबर है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो डिफॉर्मेशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आया हमारा? गामा एक्स डी एक्स डिवाइड बाय ई। अब मुझे अगर टोटल डिफॉर्मेशन चाहिए तो 0 to L में इंटीग्रेट कर दूंगा, ये मुझे क्या दे देगा?
टोटल डिफॉर्मेशन सेल्फ वेट की वजह से। तो टोटल डिफॉर्मेशन सेल्फ वेट की वजह से कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल गामा एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाय ई, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, गामा एल स्क्वायर बाय 2e, गामा एल स्क्वायर बाय 2e। तो सेल्फ वेट की वजह से टोटल डिफॉर्मेशन हमने निकाला सेल्फ वेट की वजह से, कितना आ रहा है हमारा, गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2e। अब ध्यान से समझेंगे, गामा क्या है हमारा, वेट डेंसिटी, गामा क्या है, वेट डेंसिटी। अब बात को ध्यान से रखेंगे क्या, कि जो वेट है वो किसके बराबर था, गामा ए एल के, वेट किसके बराबर था, गामा ए एल के। गामा की वैल्यू यहां से कितनी निकाल लें हम, W डिवाइड बाय ए एल, वेयर W क्या होगा, टोटल वेट, ध्यान रखना ये टोटल वेट है, W क्या होगा हमारा, टोटल वेट। तो यहाँ गामा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो डिफॉर्मेशन टेपर बार का हम देख रहे हैं, टेपर का नहीं सॉरी, टोटल डिफॉर्मेशन देख रहे हैं सेल्फ वेट की वजह से, कितना आ जाएगा, देखो गामा ए के डब्ल्यू एल रखेंगे तो ये एल से एल कट जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा डब्ल्यू एल अपॉन 2AE, डब्ल्यू एल अपॉन 2AE। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेल्फ वेट की वजह से कितना डिफॉर्मेशन होता है, डब्ल्यू एल अपॉन 2E। तो फॉर्मूले दो ध्यान रखने हैं हमें, फॉर्मूले हमें दो ध्यान रखने हैं, नोट करके लिखेंगे यहाँ पे। क्या, पहला फॉर्मूला कि जो डिफॉर्मेशन होगा टोटल सेल्फ वेट की वजह से, सेल्फ वेट की वजह से कितना आएगा, यह आएगा हमारा डब्ल्यू एल अपॉन 2AE। ध्यान रखेंगे जहां पर W की वैल्यू क्या होगी, गामा ए एल, ध्यान रखेंगे, ठीक। दूसरा ये फॉर्मूला जो है सेल्फ वेट की वजह से, ये क्या होगा हमारा, गामा एल स्क्वायर बाय 2E, जहां गामा क्या है, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी जिसकी वैल्यू है रोजी के बराबर, जिसकी वैल्यू है रोजी के बराबर, ये कांस्टेंट रहेगी सेल्फ वेट की वजह से। कंपैरिजन करेंगे प्रिज्मेटिक बार का ड्यू टू एक्सियल लोड और सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन का। तो हेडिंग डालेंगे डिफॉर्मेशन बिटवीन, हेडिंग क्या डालेंगे, डिफॉर्मेशन बिटवीन। अच्छा कॉनिकल बार का देख लेते हैं पहले, वो तो चलो खैर 2 मिनट में हो जाएगा। चलो यहां पर एक नोट बात और लिखनी है, क्या, तीसरा कंपैरिजन करेंगे। देखो मुझे पता है कि डिफॉर्मेशन प्रिज्मेटिक बार का ड्यू टू एक्सियल लोड कितना आता है, PL अपॉन AE, आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और डिफॉर्मेशन आया मेरा सेल्फ वेट का, किसकी वजह से, वेट की वजह से, कितना आया हमारा, WL अपॉन 2AE। बच्चों ध्यान से समझना, WL अपॉन 2AE। अगर मैं कहूं इफ ये जो एक्सियल लोड है ये वेट के बराबर हो जाए, यानी कि जितना वेट है मेरा, सेल्फ वेट जितना मेरा है किसका, प्रिज्मेटिक बार का, उतना ही लोड मेरा हम एक्सियल लोड पे लगाएं तो डिफॉर्मेशन आधा हो जाएगा सीधे सीधे। तो अगर मैंने कहा कि अगर मेरा P बराबर किसके है, W के, यानी कि एक्सियल लोड, क्या कह रहा हूं मैं, इसको समझो कि मेरा एक एक्सियल बार है, इसमें लोड लगा हुआ है P, और अगर मेरा ये जो वेट है सेल्फ वेट का, ये है W, ये कहाँ लगेगा, बीच में, इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए तो उस केस में जो डिफॉर्मेशन होगा सेल्फ वेट पे वो आधा होगा एक्सियल लोड के डिफॉर्मेशन के। तो यहाँ ध्यान रखें, तो उस केस में क्या होगा, देखो डिफॉर्मेशन जो है हमारा सेल्फ वेट का डिवाइड बाय डिफॉर्मेशन जो है प्रिज्मेटिक बार का, किस केस में, एक्सियल लोड में, ये किस केस में है, एक्सियल लोड में, ये जस्ट हो जाएगा हमारा आधा। इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये आता है पेपर में, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है।
ये पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके और लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर हमारा जो सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट W अगर हमारा एक्सियल लोड के बराबर हो जाए तो उस केस में जो डिफॉर्मेशन होगा किसका, सेल्फ वेट का। किस में देख रहे हैं हम सेल्फ वेट का, किसमें, प्रिज्मेटिक बार में। और यहां पर डिफॉर्मेशन किसकी वजह से, एक्सियल लोड का। किस में देख रहे हैं, प्रिज्मेटिक बार की वजह से। ये हो जाएगा जस्ट आधा, ध्यान रखना, ये हो जाएगा जस्ट आधा। ये कंपैरिजन है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, चलिए जी, हेडिंग डालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। हेडिंग डालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर expression of deformation for conical bar due to its self weight। देखो है ये भी बड़ा आसान, बहुत आसान है कुछ नहीं, इजी है बहुत, वेरी इजी। कैसे करेंगे देखो, मुझे मालूम है, पहले एक मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं आपको, उसको देख लेना कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक प्रिज्मेटिक बार है, प्रिज्मेटिक बार 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 क्यों कह रहा हूं, उसका एरिया चेंज नहीं होता। अगर मेरे पास कोई प्रिज्मेटिक बार है जिसका डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर है d, लेंथ कितनी है, लेंथ है l, इसमें सेल्फ वेट की वजह से, और अगर मेरा कॉनिकल बार है कोई उतनी डायमीटर उतनी लेंथ का ही, अगर मेरा कोई कॉनिकल बार है जिसका एंड का डायमीटर भी सेम हो और लेंथ क्या हो, सेम, तो याद रखना बच्चे, याद रखना कि जो वॉल्यूम होगा कॉनिकल बार का, वॉल्यूम ऑफ किसका, कॉनिकल बार का, कॉनिकल बार का, ये हमेशा होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्मेटिक बार का। वेट की वजह से देखा, कोई लोड नहीं है इसमें एक्सटर्नल, ये 1/3 होता है। तो जब वॉल्यूम हमारा 1/3 है, तो जब वॉल्यूम हमारा 1/3 है तो बच्चे ध्यान से समझेंगे, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ तो बराबर है तो एरिया भी 1/3 होगा, और जब एरिया 1/3 है तो बेटा वेट भी तो 1/3 होगा। जब वॉल्यूम 1/3 है, वेट क्या होता है, रो जी वी, वेट क्या होता है, रो जी वी, रो जी तो सेम रहेगा, वॉल्यूम तो 1/3 है तो वेट भी क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, देखो वॉल्यूम अगर कॉनिकल बार का 1/3 है तो वेट जो होता है कॉनिकल बार का, वेट जो होगा कॉनिकल बार का, ये भी हो जाएगा 1/3 ऑफ वेट ऑफ प्रिज्मेटिक बार। और जब वेट हमारा 1/3 हो जा रहा है तो बच्चा डिफॉर्मेशन भी तो 1/3 हो जाएगा, डिफॉर्मेशन भी तो 1/3 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, तो डिफॉर्मेशन ऑफ कॉनिकल बार विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। किसकी वजह से, ड्यू टू सेल्फ वेट। ये सब सेल्फ वेट में कंसीडर किया जा रहा है। यहां भी क्या बात कर रहे हैं हम, सेल्फ वेट की, यहां भी बात कर रहे हैं सेल्फ वेट की, कंफ्यूज मत होना। तो कितना है हमारा, देखो 1/3 कितना है डिफॉर्मेशन, प्रिज्मेटिक बार का डिफॉर्मेशन कितना आया था, यह आया था हमारा WL/2AE, WL/2AE, ध्यान से समझेंगे बच्चे, WL/2AE। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि कॉनिकल बार का सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन कितना आया, ये क्या ले लेंगे हम, ये क्या ले लेंगे, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या लेंगे, ये हमारा वेट है किसका, 1/3 है ना,
तो हम वेट ले लेंगे किसका, यहाँ पर वेट कितना है, ये वेट कितना है देखो, ये वेट है प्रिज्मेटिक बार का, ऐसा कर लो, है ना, कॉनिकल बार का। ये जो वेट है यहाँ पर क्या है, ये वेट किसका है, प्रिज्मेटिक बार का वेट है ये, ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू है गामा ए एल। तो ये आ जाएगा 1/3। वेट ऑफ प्रिज्मेटिक बार कितना है हमारा, गामा ए एल, समझ में आ रही है बात, इंटू एल डिवाइड बाय 2AE। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया हमारा, गामा एल स्क्वायर अपॉन 6E। ध्यान रखना गामा के टर्म में कितना आ गया हमारा, कि डिफॉर्मेशन आ गया कॉनिकल बार का ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट गामा एल स्क्वायर बाय 6E। और लोड के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखें, लोड के टर्म में आएगा WL अपॉन 2AE। जहां पर W है वेट ऑफ कॉनिकल बार, जहां पर W क्या है, वेट ऑफ कॉनिकल बार, वेट ऑफ कॉनिकल बार कितनी वैल्यू होगी इसकी, गामा AL डिवाइड बाय 3, गामा AL डिवाइड बाय 3। समझ में आ गई बात, पॉइंट समझ में आ गए बच्चे। तो नोट करके क्या लिखेंगे, देखो हमें कितनी चीज़ें याद रखनी है, हमें पहली चीज़ याद रखनी है कि डिफॉर्मेशन प्रिज्मेटिक बार का एक्सियल लोड की वजह से कितना होता है, PL अपॉन ए। दूसरा, डिफॉर्मेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार का सेल्फ वेट की वजह से कितना होगा, WL अपॉन 2AE और गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E, वेयर W की वैल्यू है गामा AL। थर्ड, डिफॉर्मेशन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट कितना होगा हमारा, WL अपॉन 2AE और गामा एल स्क्वायर अपॉन 6E, वेयर W क्या होगा यहाँ पे, गामा AL बाय 3, गामा AL बाय 3। तो बच्चों समझ में आया कि डिफॉर्मेशन जो है कैसे कैसे निकाले हैं हमने, ये चीज़ समझ में आ रही है, डिफॉर्मेशन कैसे कैसे निकाले हैं हमने, सेल्फ वेट की वजह से क्या होगा कॉनिकल बार का, सेल्फ वेट की वजह से क्या होगा प्रिज्मेटिक बार का, ठीक है, और प्रिज्मेटिक बार का एक्सियल लोड की वजह से क्या होगा, ये चीज़ें हमने निकाल ली है। क्लियर हो गया। तो ये जो हमने डिफॉर्मेशन के सारे एक्सप्रेशन है वो चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं, कि डिफॉर्मेशन के सारे एक्सप्रेशन हमने क्या कर लिए हैं, कैलकुलेट कर लिए हैं। और अब पहले चैप्टर में लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है आपकी, फर्स्ट चैप्टर की लगभग सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ बचा नहीं है, एक बचा है, वो है स्ट्रेस एट ऑब्लिक प्लेन, उसको जरूर देखना है हमने, स्ट्रेस एट ऑब्लिक प्लेन, बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, वो उसको समझ लेते हैं कि ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेस क्यों निकालते हैं हम। तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रेस एट दी ऑब्लिक प्लेन ड्यू टू एक्सियल लोड, ड्यू टू एक्सियल लोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमें ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेस निकालनी है, क्यों हमें ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेस निकालनी है। देखो एक ये बार है आपके पास, ठीक है, इस बार को हमने फिक्स किया, एक्सियल लोड लगाया P। ध्यान समझेंगे बच्चे, देखो क्या होता है बच्चों, ध्यान समझेंगे, जनरली क्या होता है कि ये जो हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं ना फोर्स अपॉन एरिया, ये बच्चों हम इस प्लेन पे निकाल रहे हैं, जो हमने फोर्स अपॉन एरिया निकाला है हमने इस प्लेन पे निकाला, ये हमारा क्रॉस सेक्शन प्लेन है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन प्लेन है।
तो इस प्लेन पे हम निकाल रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेस कैलकुलेट हो रही है ना, फोर्स अपॉन एरिया, वो क्रॉस सेक्शन प्लेन पे आ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर इस प्लेन पे ये आ रही है तो इस प्लेन पे तो ये पॉइंट भी है, इस प्लेन पे ये पॉइंट बैठा है। अब ये जो पॉइंट है अगर ये टूट गया तो मटेरियल फेल माना जाएगा। अगर ये पॉइंट है ये टूट गया तो मटेरियल फेल माना जाएगा। तो अब इस पॉइंट से खाली यही प्लेन पास हो रहा है, इस पॉइंट से तो बहुत सारे प्लेन पास होंगे, इस पॉइंट से तो बहुत सारे प्लेन पास होंगे भाई। एक प्लेन तो ये पास होगा, ठीक, दूसरा प्लेन ये पास होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पास हो रहे हैं इससे। तो अब मुझे वो प्लेन ढूंढना है जिस प्लेन पे, अब मुझे वो प्लेन ढूंढना है जिस प्लेन पे स्ट्रेस मैक्सिमम आए, क्योंकि इससे तो बहुत सारे प्लेन पास हो रहे हैं। तो उस प्लेन को क्या कहते हैं, उस प्लेन को कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन, और उस प्लेन पे आने वाली स्ट्रेस को कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहां से कंसेप्ट डिराइव हुआ है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन का, बिकॉज वी वांट टू सेव दिस पॉइंट। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अगर ये पॉइंट टूटा तो मटेरियल फेल कर जाएगा। तो वो प्लेन ढूंढो, वो प्लेन ढूंढो जिस पे स्ट्रेस मैक्सिमम है, वो प्लेन ढूंढो जिस पे स्ट्रेस मैक्सिमम है, जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो मैं क्या काम करता हूं, मैंने माना कि ये प्लेन है मेरा, एक कोई प्लेन है, मैंने मान लिया ये वाला, ये प्लेन है मेरा। मुझे नहीं पता ये प्लेन मैक्सिमम प्लेन है कि नहीं है, मैं तो एनालिसिस करूंगा। तो अब इस प्लेन पे मुझे अगर स्ट्रेस निकालनी हो तो क्या करें, अगर इस प्लेन पे मुझे स्ट्रेस निकालनी है तो क्या करें। देखो हमें पता है कि किसी भी प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस तब जनरेट होती है जब उस प्लेन पे नॉर्मल फोर्स हो। तो ये नॉर्मल फोर्स चाहिए हमें इस प्लेन पे। तो इस प्लेन पे जब हमें नॉर्मल फोर्स चाहिए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने कहा ये एक नॉर्मल फोर्स है इस प्लेन पे, क्योंकि ये प्लेन से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये नॉर्मल स्ट्रेस क्रिएट करेगा। अच्छा मैंने कहा ये जो फोर्स है ये हमारा क्या है, थीटा डिग्री पे है। ये जो नॉर्मल फोर्स है वो थीटा एंगल बना रहा है आपके एक्सियल लोड से। तो अब बताओ इसके क्या दो कंपोनेंट नहीं आएंगे, फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा ऐसे और फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा प्लेन के पैरेलल, तो वो एक शेयर क्रिएट करेगा। तो प्लेन के पैरेलल एक फोर्स आएगा, प्लेन के पैरेलल एक फोर्स आएगा यहां पे ऐसे, ये प्लेन के पैरेलल एक फोर्स आएगा यहां पे, इसको हम कहेंगे शेयर फोर्स। तो कहने का मतलब है जो स्ट्रेस है ऑब्लिक प्लेन पे वो दो स्ट्रेस क्रिएट होंगी, एक शेयर स्ट्रेस और एक आपकी होगी नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो दो होंगे हमारे। अब देखो इस पी एस की वैल्यू क्या होगी, इस पी एस की वैल्यू जो हमने लिखी है, ये जो पी एस आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पी साइन थीटा, कंपोनेंट ही तो है इसका, और पी एन कितना आएगा हमारा, पी कॉस थीटा, ठीक है। इस प्लेन को दोबारा से बना लेते हैं, उधर चला गया है ये फिगर, कोई बात नहीं। मान लो ये पॉइंट है हमारा, मान लो ये पॉइंट है, मान लो ये हमारा पॉइंट है जिस पॉइंट को हम सेव करना चाह रहे हैं। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से दो प्लेन पास होंगे इससे, यहां से हमारे पास दो प्लेन पास होंगे। एक तो जा रहा है ऐसे इस टाइप से, ठीक है, और एक जा रहा है आपका इससे ऐसे, यही तो बनाया है वहां पे, ठीक। और ध्यान से समझेंगे क्या कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये जो था ये था आपका एक्सियल लोड, ये था आपका एक्सियल लोड P, ये था हमारा नॉर्मल फोर्स, ये था हमारा शेयर फोर्स। अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ ये P cos P sin थीटा नहीं होगा, और ये एंगल P, ये फोर्स P cos थीटा हो जाएगा, इसका कॉस कंपोनेंट। अब देखो मजेदार बात क्या होगी, जब ऐसा है तो बच्चे मुझे ये प्लेन का एरिया भी तो चाहिए, ये एरिया भी तो चाहिए मुझे, ये वाला। अब इस ट्रायंगल को उठाओ, ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी कैसा बनेगा, ये बनेगा इस टाइप,
पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये एरिया कितना है? ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही तो है। इस एरिया को हमने ए डैश मान लिया। तो जब बताओ मुझे, जब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? बताओ, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, ये वाला। देखो इसमें थोड़ा सा एंगल को समझो, ये एंगल कितना है? थीटा। तो जब ये एंगल थीटा है और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर हमारा? 90 माइनस थीटा। जब ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, तो ये थीटा नहीं आ जाएगा ऊपर का? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा। ये वैल्यू कितनी आएगी? थीटा। ऐसे देख लो आप इसको, इस टाइप से है वो फिगर, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी तो थीटा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, ये थीटा। तो हमें अभी ये ए डैश चाहिए। ए डैश क्या है? एरिया ऑफ ऑब्लिक प्लेन। ए डैश क्या है? ये है एरिया ऑफ ऑब्लिक प्लेन, जो प्लेन हमने लिया है, क्योंकि इसी प्लेन पे तो स्ट्रेस निकालनी है। कितना आ जाएगा हमारा? ए बाय कॉस थीटा। ए बाय कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? कॉस थीटा इजकल टू, इस एंगल में हम लगाएंगे हम कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा हमारा? बताओ, आधार बटा कर्ण। तो ए डैश कितना आ जाएगा हमारा? ए डिवाइड बाय कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात? तो बस ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो इस पॉइंट को हम टूटने से बचा लेंगे। चलो आगे। अब देखो, मुझे पता है मेरे पास एरिया आ गया ऑब्लिक प्लेन का, फोर्स आ गया ऑब्लिक प्लेन का। तो स्ट्रेस क्या आएगी? नॉर्मल स्ट्रेस। पहले हम निकालेंगे नॉर्मल स्ट्रेस एट ऑब्लिक प्लेन। नॉर्मल स्ट्रेस एट ऑब्लिक प्लेन। नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे ऑब्लिक प्लेन पे, तो सिग्मा एन इजिकल टू कितना आएगा हमारा? फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्लिक प्लेन। फोर्स कितना है? पी कॉस थीटा। ये कितना है? ए बाय कॉस थीटा। ये वैल्यू ऊपर चली गई तो आ गया पी बाय ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो नॉर्मल जो हमारी स्ट्रेस आई कितनी आ गई हमारी? ये आ गई हमारी पी बाय ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान समझेंगे, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या है? ये है हमारी स्ट्रेस। कौन सी? क्रॉस सेक्शन पे जो हम निकाल रहे थे बार बार, फोर्स अपॉन एरिया वाली। तो हमारी जो नॉर्मल स्ट्रेस है बच्चों, क्या आ जाएगी? सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। एक्सप्रेशन दिमाग में छाप लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? शेयर फोर्स भी आ रहा है ना वहां पे, तो शेयर स्ट्रेस एट ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन पे शेयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि शेयर स्ट्रेस को किससे दिखाते हैं? टाउ से। शेयर को टाउ से दिखाएंगे, कितना आ जाएगा? शेयर फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्लिक प्लेन। एरिया ऑफ ऑब्लिक प्लेन, शेयर फोर्स कितना है हमारा? पी साइन थीटा, और एरिया कितना है? ए बाय कॉस थीटा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? ये वैल्यू आ जाएगी पी डिवाइड बाय ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो शेयर स्ट्रेस क्या है? मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी तो पी बाय 2a इंटू साइन 2 थीटा लिख सकता हूं मैं। और पी बाय ए क्या है हमारा? सिग्मा। तो सिग्मा बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया कि शेयर स्ट्रेस हमारी कितनी आई? सिग्मा बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा। ये आ गई हमारी रिलेशन। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारी नॉर्मल स्ट्रेस कितनी आई है? सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। और शेयर स्ट्रेस कितनी आई है? सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा। ध्यान से समझेंगे बच्चे, क्या समझने वाली बात है? समझने वाली बात यह है कि ये हमारा प्लेन कौन सा था? ये हमारा प्लेन था ऑब्लिक प्लेन। ये कौन सा प्लेन था? क्रॉस सेक्शन प्लेन। ये कौन सा प्लेन था? क्रॉस सेक्शन प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है?
ये हमारा प्लेन है ऑब्लिक, ये क्रॉस सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक प्लेन हमारा है ये वाला। अब ध्यान से समझेंगे, यहां पर 3 प्लेन दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये प्लेन कौन सा है? ये है क्रॉस सेक्शन प्लेन। ये प्लेन क्या है? क्रॉस सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर। ये है ऑब्लिक प्लेन, ये है ऑब्लिक प्लेन। अब बात समझेंगे, मैंने कहा इफ, अगर मुझे इनकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, क्योंकि मुझे क्या ढूंढना है, मुझे वो प्लेन ढूंढना है जिसपे स्ट्रेस मैक्सिमम हो। तो फॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, फॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? डी सिग्मा एन डिवाइड बाय डी थीटा मस्ट बी जीरो। मैक्सिमम डिफरेंशियल बताता है हमें डिफरेंशियल कैलकुलस, तो यहां पर हम डिफरेंशिएट कर लें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट करके कितना आ जाएगा? 2 कॉस थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा। कॉस थीटा का कितना होता है? माइनस का साइन थीटा। ये जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो होगा नहीं तो ये वैल्यू जीरो होगी। तो ये वैल्यू किसकी है? ये फॉर्मूला क्या बन रहा है? 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मस्ट बी जीरो। अब साइन 2 थीटा जीरो है तो 2 थीटा कहाँ कहाँ जीरो होगा बताओ? एक तो 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू जीरो होती है, एक तो 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू जीरो होती है, और 180 पे साइन की वैल्यू जीरो होती है। तो 2 थीटा जो है, तो मैं कहूंगा कि एक बार 2 थीटा किसके बराबर होगा? 0 के, तब जीरो होगी। और एक बार 2 थीटा किसके बराबर होगा? 180 के, तब जीरो होगी। यही तो है। तो जब हम थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो थीटा कितना आ गया? 0। एक एंगल तो मुझे ये मिला, और ये थीटा कितना आएगा यहाँ से? 90। 2 एंगल मुझे ये मिल गए। तो यानी कि थीटा की वैल्यू 0 पे और थीटा की वैल्यू 90 पे ये मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर समझने की बात क्या है। देखो मैंने कहा कि थीटा की वैल्यू क्या है, यहीं पर करा देता हूं। थीटा की वैल्यू 0 पे बताओ कितना होगा नॉर्मल स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा के बराबर। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी? 1। थीटा की वैल्यू 0 पे कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शन प्लेन है ना, यही मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस प्लेन है, यही मेरा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन है, जिसे हम प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन ही है, यहाँ पे इसी पे मैक्सिमम आ रही है। थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस इस केस में आ गई 0, यानी कि ये वैल्यू है मिनिमम, ये वैल्यू है मिनिमम, ये वैल्यू है मैक्सिमम। कहाँ है 90? थीटा को घुमाओ 90 डिग्री, ये गए हम यहाँ पे 90, तो कौन सा प्लेन मिला मुझे? ये वाला प्लेन। इस पे मेरी नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? 0, यानी कि ये मेरा है मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, ये है मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अच्छा, अब देखो शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं, यहीं करा देता हूं, फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, यहाँ नहीं हो पाएगा यार। चलो आगे देखो, शेयर स्ट्रेस की देखो वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी? फॉर मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम शेयर के लिए हमें क्या करेंगे? डी टॉ डिवाइड बाय डी थीटा मस्ट बी 0। तो कितना है देखो, डी बाय डी थीटा, टॉ कितना आया था? सिग्मा बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू 0। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, आएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 0। अब कॉस की वैल्यू 0 कहाँ होती है? एक होती है 90 पे और एक होती है 270 पे। तो यानी कि 2 एंगल मिलेंगे यहाँ पे कि 2 थीटा की वैल्यू एक बार 90 डिग्री होगी तब ये वैल्यू 0 हो सकती है, और 2 थीटा की वैल्यू एक बार 270 होगी तब ये 0 हो सकती है। यहाँ से एंगल कितना मिला मुझे? 45, और यहां से एंगल कितना मुझे मिला? 135। 2 एंगल मिले। अब जब 2 एंगल मिले 45 और 135, तो 45 पे देखो कितना है शेयर स्ट्रेस की वैल्यू? किस पे देख रहे हैं हम? 45 पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू देख रहे हैं हम 45 पे। कितनी आ जाएगी? सिग्मा बाय 2 साइन ऑफ 2 इंटू 45, दैट इज साइन 90, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय 2, यानी कि ये वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, ये मेरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है। किस पे मिल रही है? 45 डिग्री पे।
और साइन की वैल्यू 135 पे कितना आ जाएगा हमारा, सिग्मा बाय 2 इंटू साइन ऑफ 135 यानी कि 270, 270 की वैल्यू होती है -1 यानी कि सिग्मा बाय 2, यानी कि ये मिल रही है मुझे मिनिमम। तो यहां पर आ जाओ फिगर में, देखो यहां क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ये 45 डिग्री है, यहां से ये 45 है, तो ये प्लेन कौन सा है जहां पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मुझे मिल रही है, कितनी, सिग्मा बाय 2। और 135 घूम गए, 135 घूम गए तो कहां पर चले गए, यहां पे आ गए, ये 135 कहां पे, ये। तो जब यहां पर आ गए, कहां से होगा, पूरा पूरा एंगल कहां से कंसीडर किया जाएगा, यहां से ये एंगल पूरा कितना है 135। तो ये प्लेन कौन सा है हमारा, मिनिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन, माइनस के सिग्मा बाय 2। तो ये कहानी है पूरी प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन की, इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। ये वो प्लेन्स हैं जिन पे स्ट्रेसेस मैक्सिमम है। और एक बात ध्यान देने की यहां पर है बच्चों कि मैक्सिमम नॉर्मल और मैक्सिमम शेयर के बीच में हमेशा 45 डिग्री का एंगल होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और मैक्सिमम नॉर्मल और मिनिमम नॉर्मल के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल, मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल, मैक्सिमम नॉर्मल मैक्सिमम शेयर के बीच में हमेशा 45 डिग्री का एंगल। ये क्या है हमारा मैक्सिमम नॉर्मल, ये क्या है मैक्सिमम शेयर, एंगल कितना बन रहा है 45, मैक्सिमम नॉर्मल मिनिमम नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री, मैक्सिमम शेयर मिनिमम शेयर के बीच में हमेशा 90 डिग्री। तो यहां पर एक नोट करने वाली बात क्या है, यहां पर नोट करने वाली बात यह है, फिर खत्म करते हैं, शॉर्ट में लिखवाएंगे कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है, मैक्सिमम नॉर्मल और मिनिमम नॉर्मल के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, याद रखना हमेशा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैक्सिमम मेरे को मिल रहा है यहां पे, तो मिनिमम मिलेगा मुझे यहां पे। समझ में आ गई बात। इसी से मोर सर्किल ड्राइव हुआ है, मोर सर्किल भी बताएंगे कि कैसे उसने ड्राइव किया था मोर सर्किल ने, ठीक है। देखो अब मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर, एक्चुअली मिनिमम शेयर कुछ होता नहीं है, मैं बताऊंगा आपको बाद में, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये, इनके बीच में भी हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी कि अगर हम कहते हैं ये मैक्सिमम है हमारी, तो ये मिनिमम है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर क्वेश्चन के लिए ऐसा होगा। और याद रखना मैक्सिमम नॉर्मल और मैक्सिमम शेयर, इनके बीच में हमेशा 45 डिग्री का एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा मैक्सिमम नॉर्मल ये है, तो मैक्सिमम शेयर जो है 45 डिग्री पे होगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन, वो ऑलमोस्ट कवर कर दिया है मैंने, ठीक है। यहां से सवाल बाहर नहीं जाने वाला, किसी भी एग्जाम में, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, मोर देन इनफ बताया आपको। लेकिन आपको उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। जब आप रिवाइज करोगे चीज़ें पक्की होंगी तो परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो हमारा लेक्चर 9 होगा, जिसमें हम नेक्स्ट शुरू करेंगे थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन कैसे देखी जाती है। स्ट्रेस देखेंगे, 2 टाइप की होती है, मैकेनिकल एंड थर्मल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।